मॉर्निंग। चैप्टर रिवाइज कर लिया? चैप्टर रिवाइज कर लिया सबने? समझ में आया क्या चैप्टर? चैप्टर समझा? कोई डाउट है चैप्टर में? चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया आपका 2D। रिलेटिव बचा, कल से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक में आपका काइनेमेटिक्स खत्म। नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा आपका एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर में अभी भी कोई भी डाउट है तो बोलो। कल पूरा टाइम एससीवी में निकल गया हमारा। चैप्टर में कोई भी डाउट है? बोलो। चैप्टर में कोई डाउट है? गुड मॉर्निंग। चैप्टर में कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट। चलो, अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो एचसीवी तो हमने कर लिया, अब थोड़ा सा अच्छे लेवल के करेंगे। तो आज से बुकलेट का स्टार्ट करेंगे हम लोग। बुकलेट का क्या क्या करना है मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? तो आपको वो सोल्व करना है, कल डिस्कशन करेंगे। चैप्टर में कोई डाउट नहीं? चैप्टर में कोई डाउट नहीं, मतलब इस टॉपिक में 2D में नो डाउट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 हुआ। दो क्वेश्चंस बचे थे, 44 एंड 45। 44 हुआ। ओनली फिगर। तो फिगर तो कोई भी बना लेगा, फिगर में क्या। चलो 44 का मैं हिंट देता हूँ, ट्राई करना आज, कल उस पर बात करेंगे। मतलब हो ही जाएगा वो, कैलकुलेशन है उसमें प्योर। देखो 44 है, द बेंचेस ऑफ अ गैलरी इन अ क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई। अ बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल एट अ, हाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से सॉल्व होगा, वेरी गुड, एट अ लेवल 1 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट्स अ मैमोथ सिक्सर। ठीक, लेट्स से दिस इज ग्राउंड, जिस पे क्रिकेट मैच हो रहा है, ये ग्राउंड है आपका। ठीक, बैट्समैन ने पहली बात तो 1 मीटर हाइट से आपका बॉल को हिट किया है। कैसे हिट किया है? क्वेश्चन में बोला गया है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री एंड विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो सबको पता है भाई ये प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला है, कुछ तो ऐसा, समथिंग लाइक दिस। ठीक, कुछ तो ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। अब क्या बोल रहा है? द बेंचेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन एंड फर्स्ट बेंच इज 110 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन। तो यहां से 110 मीटर, मतलब लेट्स से ये, सो 110 मीटर पे आपका जो है वो फर्स्ट बेंच है। तो कुछ ऐसा होगा आपका, 1 मीटर हाइट का है और 1 मीटर वाइड है। ये दिस इज योर फर्स्ट बेंच। ऐसा ही होगा ना बेंच? बेंच ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट बेंच, जिसकी हाइट है 1 मीटर, जिसकी विड्थ है 1 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेट्स से दिस इज योर सेकंड बेंच। कलर अलग अलग बना रहा हूं मैं ताकि क्लियर हो आपको। लेट्स से दिस इज योर सेकंड बेंच, दिस इज थर्ड बेंच। ठीक, दिस इज फोर्थ बेंच। बोलो, ऐसे ही होंगे?
ये क्लियर हो रहा है? दिस इज फिफ्थ बेंच। सही है। तो आपका क्वेश्चन है कि किस बेंच को स्ट्राइक किया जाएगा। ब्लैक को किया जाएगा तो फर्स्ट हो जाएगा, रेड को किया जाएगा सेकंड, ब्लू को किया जाएगा थर्ड, और ग्रीन को किया जाएगा फोर्थ, और येलो को किया जाएगा तो फिफ्थ। एकदम क्लियर हो रहा होगा ये चीज। मेरा पहला सवाल है, बेंच को हिट करेगा भी या नहीं, पहले वो तो चेक करो। किया किसी ने चेक? क्या पता पहली गिर रही हो बॉल। किया क्या? मतलब बेसिकली रेंज देखते हैं इसकी कितनी होने वाली है। अगर बेंच नहीं होते तो रेंज कितनी होने वाली है। सो दैट विल बी यू स्क्वायर विच इज 35 इंटू 35 इंटू साइन 2 थीटा, उसको हम 2 साइन थीटा भी बोल सकते हैं। साइन 53 इज 4/5 इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा को मैंने एक्सपेंड किया, अपॉन जी वेयर जी इज 10। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। 5 से ए गया 7, 5 से ए गया 7, 7 into 7 49 into 2 98, 98 into 12 divided by 10. So this will be 6, this will be 5. So 6 8 48, 6 9 54 and 4 58 upon 5. So this is going to be 1 1 55 3 7 35 6, यही आ रहा है 117.6, 117.6 आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब सर सीधा बोल देता है ना कि 110 मीटर आपका पहला बेंच था, 7.6 मीटर और गया तो 8th बेंच को हिट करेगा। कैसा बोल सकते हैं? नो। ठीक, मतलब यहां से ये तो शो कि दिस 107.6 विच इज रेंज ऑफ दिस मोशन, दिस इज ग्रेटर देन 110, मतलब आपका जो बॉल है वो बेंचेस को तो जरूर हिट करेगा। ये मुझे समझ में आया। यहां तक क्लियर है? जल्दी, यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर? अच्छा, अब एक चीज और समझ में आ रही होगी सर, रेंज वगैरह का फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि जहां से मोशन स्टार्ट हुआ वहां तक वो नहीं गया, इसलिए रेंज वगैरह यूज नहीं कर सकता। तो क्या यूज कर सकते हैं? हर बार आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो यूज कर ही सकते हैं। मतलब आप एक ऐसा पॉइंट पकड़ो जिसके आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों पता है, ठीक है, तो वहां से हम चीजें आपका करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, सो ये था आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से आपने उसको हिट किया, ये। ठीक, लेट्स से दिस इज ओरिजिन 0 0, या आप 0 0 यहाँ को भी मान सकते हो, यहाँ को 0 0 मान लो, आपकी मर्जी है। चलो यहाँ को मान लेते हैं 0। ठीक, अब ध्यान से सुनना। लेट्स से द बॉल हिट्स द nth बेंच। चलो तुम ही लोग बताना आप। तो n की वैल्यू अगर मुझे मिल जाएगी तो मेरा आंसर आ जाएगा सर, द बॉल हिट्स द nth बेंच। 0,1 ना, नहीं, उसी को आप वो मान लो ना, उसी को ओरिजिन मान लो। तो मेरा मर्जी है ना, मैं ओरिजिन किसको मानता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। वाई कोऑर्डिनेट 1 है मुझे पता है, पर उसी को ओरिजिन मान लेता हूँ मैं। अच्छा बोलो तुम लोग, कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? सब लोग बोलो, अगर मैं इसी को ओरिजिन मान लेता हूँ कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? सारी कैलकुलेशंस मैं इससे कर दूंगा। तो मैथ वाले हो तुम लोग, ये सब तो पता ही होगा। आप नीचे ओरिजिन मान सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर ऊपर 0 1 हो जाएगा उस केस में। ठीक है, थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, इसलिए 0 0 इसी को मान लो। चलो, अब मेरे को एक चीज सोच के बताना, अगर बॉल nth बेंच को हिट करेगी, व्हाट विल बी योर एक्स कोऑर्डिनेट? सोच के बताना। ओरिजिन उसको पकड़ा आपने 0 0, तो 110 प्लस कुछ तो आएगा, 110 प्लस n। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? हाँ, आधे बोलेंगे सर आपने एन पूरा क्यों लिया, क्या पता बीच में हिट कर रही हो आपकी। ये भी डाउट आ रहा होगा आधों को। ये किसी को डाउट आ रहा है क्या? सर आपने एन पूरा क्यों लिया, क्या पता बीच में कहीं हिट कर रही हो, मतलब यहाँ कहीं। तो एन फ्रैक्शन में आ जाएगा उस केस में, और वो फ्रैक्शन में ही आएगा जब आप सोल्व करेंगे, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो फ्रैक्शन से ही मुझे आंसर देना पड़ेगा फिर। बोलो समझ में आ रहा है ये चीज? पर मानना तो नहीं पड़ेगा ना, आप मतलब बीच में हिट कर सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ,
पर n मान के सोल्व करो, n आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। सही है। तो तुम ही लोग बोल रहे हो कि सर अगर बॉल nth बेंच को हिट कर रही है तो मैंने दिमाग लगा के बताया कि x कोऑर्डिनेट मस्ट बी 110 प्लस n। y कोऑर्डिनेट कितना होगा सोच के बताना, क्योंकि इसको ओरिजिन पकड़ा है तो कितना ऊपर, सोच के बताना n की टर्म में। n नहीं, नीचे की एक गायब होगी आपकी, n-1 होगा। सोचो सोचो, n-1 होगा, n नहीं होगा। अरे यहां से ये देखो 0 0 मैंने उसको पकड़ा है, तो यहां से आपको कैलकुलेट करना है ना, तो ये वाली हाइट तो गई ना। नहीं समझा? सोचो, सोच के बताओ सब लोग, समझा कि नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। x coordinate will be 110 plus n if the ball hits the nth bench and y coordinate will be n-1। क्या यहां तक समझा? बेसिक मैथ है, सोच के बताओ। क्लियर? पक्का? सो लेट्स यूज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। थोड़ा लेंदी होने वाला, देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में आपका क्वाड्रेटिक बनती है। ठीक है। सो y इज इक्वल टू x टेन थीटा, चलो अभी कर ही लेते हैं, होमवर्क के लिए नहीं देते इसको, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, कोई कैलकुलेटर तैयार रखना, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज, y इज n-1, x इज 110 प्लस n, टेन थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है थीटा, सो 53 डिग्रीज एंगल, सो 1053 इज 4/3 माइनस जी विच इज 10 इंटू एक्स स्क्वायर 110 प्लस एन का स्क्वायर, बड़ा अजीब आएगा कैलकुलेशन, अपॉन 2u स्क्वायर 35 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस थीटा इज 3/5, दैट विल बी 9/25। बोलो ये इक्वेशन में वैल्यूज समझ में आई? इक्वेशन में जो मैंने वैल्यूज पुट किया समझ में आई? सही है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो दिस विल बिकम n-1 इज इक्वल टू 440/3 n, 440/3 n नहीं आएगा, प्लस 4n/3 माइनस 10 इंटू 110 प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 9/25, so 5 7 5 7, so this will be n-1 is equal to 440/3 plus 4n/3 minus 10 into 110 plus n का स्क्वायर अपॉन 18 into 49। आई होप यहाँ तक सबको कैलकुलेशन समझ में आई हो। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, इसके बाद सॉल्व कर लोगे आप, टाइम वेस्ट होगा हमारा। n की वैल्यू सॉल्व कर लोगे? अजीब आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्या कर सकते हैं। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, चलो n की वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे, आजकल तो कैलकुलेटर में भी क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाती है। मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज n की वैल्यू आई लेट से 5.6, सोच के बताना कौन से बेंच को हिट करेगी बॉल इफ n की वैल्यू कम्स आउट टू बी 5.6? सिक्स्थ बेंच को? पक्का? ठीक, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, 5 पॉइंट समथिंग आती है, मुझे पिछले साल का याद है, अब एग्जैक्ट कितनी है मुझे पता नहीं। तो सिक्स्थ बेंच को हिट करेगी, शायद सिक्स्थ ही आंसर भी दिया है इसमें। ठीक है, कोई भी डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा कंसेप्ट समझने वाला है कि क्या हमने लगाया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो आप बिंदास कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी। कल ही मैंने ये बात डिस्कस की थी कि रेंज आप हर बार नहीं लगा सकते, रेंज का फॉर्मूला। सिक्स्थ बेंच आ रहा है क्या? जय आंसर आ रहा है या ऐसे ही बता रहे?
तब तक किसी को अगर क्वाड्रेटिक सोल्व करनी है कर सकता है, अपने कैलकुलेटर में कर लो, वो आपके ऊपर है कहाँ करते हो। आ रहा है आंसर? चलो बहुत बढ़िया। बोलो 44 क्लियर हुआ सबको? ये मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, किसी का किसी दिन कोई बाकी लिखना रह जाएगा तो आप ग्रुप पे पीडीएफ से कर सकते हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी मैं पीडीएफ, एक ही पीडीएफ में आ जाएगा सब कुछ, आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आज डाल दूंगा, संडे को बैठ के नोट डाउन कर लेना जो बचा है आपका। नोट्स अच्छे से बनाओ, रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, हो गया है तो डन करो, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करें फिर आगे बढ़ते हैं। जेई में कैलकुलेटर नहीं होता, ऑन स्क्रीन भी नहीं होता, तो उसमें ऐसे इतने अजीब वैल्यूज वाले क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं पर इतने अजीब वैल्यूज वाले नहीं, इतनी बड़ी क्वाड्रेटिक सोल्व करने वाली नहीं आएगी कभी भी, या अगर आई तो आप अपने दिमाग से मैथ, थोड़ा सा मैथ वाले हो तुम लोग तो मैथ वैथ लगा के कुछ तो कर सकते हो कि 5 से ज्यादा आना चाहिए एंड 6 से कम आना चाहिए, ऐसा अपने दिमाग से मैथ लगा के, पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ तक 44। ये 5.6 नहीं आएगा, मैंने लिखा है वहां पर, एग्जैक्ट कितना है मुझे पता नहीं है, तो ऐसा लिख मत देना कि 5.6, अपने से कैसे सोल्व कर लेने से। चलिए लास्ट क्वेश्चन 45, आई होप 45 काफी लोगों का हुआ होगा। हुआ 45? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अच्छे लोग, काफी लोगों का हो गया। चलो देखो ध्यान से, जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, 45 में ज्यादा बड़ा कुछ था नहीं। अ मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ अ रिवर, शोर क्या होता है? किनारा। अच्छा पता है तुम लोगों को, चलो। He is in the line of a 1 meter long boat and is 5.5 meter away from the center of the boat। चलो एक बोट बना लेते हैं, और ये बोट फिजिक्स में बहुत काम आएगी। सेंटर ऑफ मास एक चैप्टर आता है लीनियर मोमेंटम नाम का, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वहां हम बोट से ही खेलेंगे पूरा, बहुत मजेदार क्वेश्चन बनते हैं उस पर। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। दिस इज सेंटर ऑफ द बोट, लेट्स से दिस इज सी, एंड लेंथ ऑफ द बोट इज गिवन एज 1 मीटर। दिस इज 1 मीटर लॉन्ग बोट। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या? ही इज 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, एक्चुअल में वो यहाँ पे है, नाव थोड़ी ऊपर होती है पानी के, कोई नहीं काम चला लेना। सो दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 5.5 मीटर। ये डायग्राम सबको क्लियर हुआ क्या? जल्दी बोलो, डायग्राम सबको क्लियर हुआ? विस्कोसिटी में बोट वगैरह का ज्यादा यूज नहीं होता। He wishes to throw an apple into the boat, ठीक है। If he can throw the apple only with a speed of 10, मतलब स्पीड फिक्स है भाई, 10 से ज्यादा आप नहीं फेंक सकते, 10 से कम आप नहीं फेंक सकते। Find the minimum and maximum angles of projection for successful shot. Assume that the point of projection and edge of the boat are in the same horizontal level. अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, मिनिमम एंगल का मतलब क्या है? मिनिमम एंगल का मतलब क्या, मतलब किसको हिट करेगा वो? 10 से फेंकना है ये तो श्योर है, मिनिमम एंगल से क्या होगा, मतलब थीटा मिनिमम से क्या होगा? ये एप्पल है उसके हाथ में, 10 से फेंका उसने, थीटा जब मिनिमम होगा और मुझे बोट में पहुंचाना है तो क्या होगा बोलो? क्या लेफ्ट एज को हिट करके जाएगा ऐसा? थोड़ा ऊपर बना लेना बोट को, समझ में आ रहा होगा सबको? बोला ऐसा ही होगा क्या? अच्छा, और तुम्हें एक चीज नोटिस की, देखो फिजिक्स की खूबसूरती समझना, लास्ट लाइन का एक मतलब है अगर किसी ने नोटिस किया, एज्यूम दैट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब लेट्स से दिस पॉइंट, ब्लू से बना रहा हूं मैं, दिस पॉइंट एंड द एज ऑफ द बोट आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब कैन आई यूज द फॉर्मूला ऑफ रेंज? लास्ट लाइन से मुझे समझ में आ रहा है?
सोच के बताओ। अब आधो को लगेगा सर ये तो आधा अधूरा मोशन है, ऐसा गया एज को हिट किया फिर नीचे बोट में घुसा, है ना। पर उसने क्वेश्चन में बोला है कि आपका जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और बोट का जो एज है वो सेम लाइन पे है, तो ऑब्वियसली ये मोशन तो मैं बोल सकता हूँ ना कि इतना जो डिस्टेंस होगा वो रेंज होगा। चलो मैं बोट को ऊपर बना ही लेता हूँ, बोट को थोड़ा ऊपर चढ़ा देते हैं। बास्केट, बास्केट कहाँ से आई, ये बोट है आपकी। तो एज जो है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो आपका सेम लेवल पे है, ये क्वेश्चन में सेम लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, चलिए तो बोलो क्या थीटा जब मिनिमम होगा, फॉर थीटा टू बी मिनिमम, क्या वो जस्ट लेफ्ट एज को स्ट्राइक करके अंदर चला जाएगा आपका, सही है। और क्योंकि ये दोनों सेम लाइन पे हैं तो क्या मैं मिनिमम थीटा में जब वो लेफ्ट एज को हिट करके अंदर जाएगा, रेंज को क्या मैं 5.5 माइनस 0.5 मतलब 5 मीटर बोल सकता हूं, यस या नो। जल्दी डायग्राम देख के बताइए। 5.5 माइनस 0.5 क्यों किया वो सबको समझ में आ रहा होगा। ये 1 मीटर भी था तो सेंटर से ये लेंथ आपकी गायब होगी, सही है। फॉर्मूला यूज कर लो। सो रेंज इज बेसिकली यू स्क्वायर विच इज 100 इंटू साइन 2 थीटा, और थीटा मिनिमम आ जाएगा तो थीटा एम आई एन लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई जी विच इज 10। इससे ये गया 10, 5 से ये गया 2, ये हो गया आपका हाफ। हाफ साइन कितने पे होता है, 60 डिग्री कि 30 डिग्री, 30, चलो पता है तुम लोगों को। तो दोनों साइड साइन कंपेयर करो तो 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा मिनिमम, सो थीटा मिनिमम कम्स आउट टू बी 15 डिग्री। क्या सबको क्लियर, यस या नो। जल्दी। अच्छा मेरा एक सवाल है, साइन 2 थीटा मिनिमम हाफ आई है और मैंने उसको डायरेक्टली साइन 30 लिख दिया हाफ को, हाफ वैल्यू साइन 150 की भी तो होती है, हाँ या ना। हाँ मतलब मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता था सर, हाफ इधर आ तो दोनों साइड आपका ये बनेगा साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू साइन 2 थीटा मिनिमम। दोनों साइड साइन साइन कंपेयर कर लो तो थीटा मिनिमम 75 डिग्री होना चाहिए। क्या ये सही है? क्यों सही नहीं है, क्यों सही नहीं है? बट वी वांट मिनिमम। अच्छा 15 इज लेस देन 75, वाह, मतलब इतनी बड़ी बात तुमने बताई है जो मुझे आज तक पता नहीं थी। चलो ठीक, समझ में आ गया सबको ये थीटा मिनिमम, थीटा मिनिमम की वैल्यू समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट थीटा मैक्सिमम की वैल्यू, चलो बताओ थीटा मैक्सिमम के लिए क्या होगा। क्या जस्ट ये 10 से फेंका आपने, ऐसा कुछ तो फेंका और ये ऐसा करके, रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, क्या ये यहाँ पे जाना चाहिए, जस्ट यहाँ, बोलिए। मतलब क्या इस केस में रेंज क्या दैट विल बी 5.5 प्लस 0.5 मतलब 6, सही है। तो रेंज का फॉर्मूला यूज करें तो 6 इज इक्वल टू यू स्क्वायर विच इज 100 इंटू साइन 2 थीटा बाय जी विच इज 10, 10, 10 गया, 6 बाय 10 इज बेसिकली 3 बाय 5। 3 बाय 5 कितने पे होता है जल्दी, साइन थीटा 3 बाय 5 37 डिग्री, सही है। या सेकंड क्वाड्रेंट में भी मिलेगा आपको, वो मिलेगा 37 डिग्री, 180 में से माइनस करो 37, 4 3 7 143 डिग्री, सही है। दोनों पॉसिबिलिटीज है, सो दिस मस्ट बी साइन 2 थीटा मैक्स।
पूरी क्लास बताओ यार, सब लोग एक तो पार्टिसिपेट नहीं करते हो तुम लोग। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, 50 बार बोला है। अभी से तुम लोग इंटरेस्ट गायब कर दोगे, कैसे काम चलेगा? बोलो, समझ में आ रहा है? क्लियर? कौन सा पकड़े? अब मैक्सिमम निकालना है। 37 पकड़े कि 143 पकड़े? जल्दी। 37 लेना चाहिए मुझे या 143 लेना चाहिए मुझे? 143 2 से डिवाइड कर दो, आंसर बताओ जल्दी। ठीक है, अच्छा अब वापस आओ क्वेश्चन पे। रुको, 71.5 यहां से आया, क्या वो मैक्सिमम है? 143 क्यों? अरे इंजीनियरिंग वाले हो गए, ये सब सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो। 143 क्यों? साइन 143 की वैल्यू निकालो। दैट कैन बी रिटन एज 180 माइनस 37, एंड 180 पे साइन चेंज नहीं होता है तो साइन साइन में रहेगा, दैट विल बी साइन 37। तो एक ही तो बात है। तो यहां से मैक्सिमम थीटा कितना आया आपका? मतलब यहां से थीटा, मैक्सिमम मत बोलो, यहां से थीटा कितना आया आपका? मैक्सिमम तो बाद में कंपेयर करेंगे। यहां से थीटा आपका आया भाई, जो मैक्सिमम आ सकता है यहां से, वो आ सकता है 71.5 डिग्री, सबने बोला। पर ये तो मैक्सिमम ही नहीं है, इससे ज्यादा तो हमें पहले मिल रहा था। बोलो, समझ में आ रहा है? तो क्या बोलो सब लोग, ये आंसर सही होंगे फिर? सर मिनिमम थीटा वो 15 डिग्री मेरे को दिख रहा है, और मैक्सिमम थीटा उसी केस में मुझे दिख रहा था एक 75 डिग्री। तो क्या ये होंगे मिनिमम और मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? जल्दी बोलिए। उससे ज्यादा आप ला ही नहीं सकते, कहीं से भी ले आओ आप। तो इसको हटा देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है अब। बोलो, क्लियर हुआ यहाँ तक? जल्दी। यहाँ तक सबको क्लियर? अच्छा, क्या एक चीज समझ में आ रही है? सर 15 डिग्री मिनिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो सकता है बोर्ड के अंदर एप्पल भेजने के लिए, और 75 मैक्सिमम, मुझे क्लियर हो गया एकदम। क्या दोनों केसेस में 15 डिग्री और 75 डिग्री में एक ही पॉइंट को हिट करेगा? नहीं, उसमें रेंज मैक्सिमम होती है। ऐसा भी तो जा सकता है ना। वीडियो दिख रही है क्या तुम लोगों को? क्वेश्चन क्या है वो समझो, क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो तुम लोग। ऐसा भी तो जा सकता है, देखो चलो 45 डिग्री ये है, रेंज मैक्सिमम होगी नो डाउट, ठीक है। पर ऐसा भी तो जा सकता है, ये और ज्यादा बड़ा एंगल है, इसमें क्या होगा, ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर हाइट तक जाएगा और वापस नीचे गिरे, क्या पता बोट को अभी भी बोट के अंदर गिरे एप्पल। हमें तो वो बताना है, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसपे एप्पल आपका बोट के अंदर जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है? तो 15 डिग्री पे भी बोट के अंदर जा रहा है, 75 डिग्री में भी बोट के अंदर जा रहा है, और 75 डिग्री से ज्यादा एंगल अगर आप देखेंगे तो बोट के अंदर नहीं जाएगा वो आपका, ठीक है। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन बी 75 एंड मिनिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन बी 15 डिग्री, और दोनों केसेस में वो एक ही जगह हिट कर रहा है। 15 डिग्री मतलब इतना छोटा सा एंगल, तो इस केस में भी लेफ्ट एज को हिट करके अंदर घुस रहा है एप्पल, और 75 डिग्री मतलब ये ऐसा एंगल बड़ा सा, उसमें हाइट ज्यादा जाएगा, पर उसमें भी क्या होगा, लेफ्ट एज को हिट करके अंदर जाएगा बोर्ड के। दोनों केसेस में आपकी रेंज सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? क्योंकि वैसे भी 15 एंड 75 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रेंज सेम होती है। बोलो, क्लियर है क्या? अरे पूरी जनता बोलो भाई, क्लियर है? अच्छा, उसने सॉल्यूशन में एक चीज दी है, मिनिमम एंगल 15 डिग्री, मैक्सिमम एंगल 75 डिग्री, बिल्कुल समझ में आ गया मुझे। बट देयर इज एन इंटरवल ऑफ 53 डिग्री बिटवीन 15 डिग्री एंड 75 डिग्री विच इज नॉट अलाउड फॉर सक्सेसफुल शॉट। क्या है? सही है? चेक किया किसी ने? मतलब 53 डिग्री पे एप्पल बोट के अंदर नहीं जा रहा है, चेक किया क्या? चेक कर लो ना, 53 डिग्री के लिए रेंज कितनी आ रही है, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, मतलब 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय जी विच इज 10। 10 से गया 10, 5 से गया 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, 48 बाय 5 9.6। बोलो, क्लियर? 9.6 मतलब बोर्ड के पार चला गया।
इंटरवल ऑफ 53 का क्या मतलब है? एक 53 डिग्री एंगल पे बोट के अंदर नहीं जा रहा है या और भी एंगल्स है? बोलो। एग्जैक्ट 53 डिग्री एंगल पे बोट के अंदर एप्पल नहीं जा रहा है या और भी एंगल्स है? ओनली 53? 45 पे जा रहा है क्या? मुझे नहीं लगता 45 पे भी जाएगा, क्योंकि 45 पे तो रेंज और ज्यादा होती है आपकी। 45 पे जो रेंज आएगी दैट विल बी यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, वो तो 1 हो जाएगा, अपॉन जी। इसमें तो रेंज 10 आ रही है, इसमें भी नहीं जा सकता। तुम लोगों को समझा नहीं? समझने की कोशिश करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। समझा? अब मैं आंसर लिखूं, तुम्हारे दिमाग के सारे तारे खुल जाएंगी। अब मैं आंसर लिखूं, एग्जैक्ट क्या होगा? मिनिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री क्लियर, मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 75 डिग्री एकदम क्लियर, पर बीच में एक रेंज आएगी जिसमें एप्पल आपका बोट में जा ही नहीं सकता। सही है? और वो रेंज होगी आपकी 3/5 37 डिग्री 18.5 और उधर आया था 71। हाँ, ये 18.5 डिग्री से लेकर 71.5 डिग्री एंगल्स, इसमें आपका एप्पल बोट में जा ही नहीं सकता। ये रेंज है वो 53 डिग्री की जो क्वेश्चन में बोला है। सब गायब हो गया। समझा क्या किसी को? अरे कोई एंगल डाल के देख लो ना, रेंज 6 से ज्यादा आएगी आपकी, कोई भी एंगल डाल के देख लो। 30 डिग्री डाल के देख लेते हैं, चलो। तो रेंज 30 डिग्री में कितनी आएगी? यू स्क्वायर विच इज 100 इंटू साइन 2 थीटा, साइन 60 इज √3/2 अपॉन जी विच इज 10। सो 2 से गया 5, 5 इंटू √3 इज 1.732, दैट इज 8.5 के आसपास। देखो 6 से ज्यादा है, मतलब एप्पल बाहर निकल जाएगा। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे मैथ वाले लोग हो भाई तुम लोग, बोलो समझ में आया? एकदम क्लियर है। 15 डिग्री 75 डिग्री ये इन पे बोट के अंदर जा रहा है, आप चेक करना। 15 डिग्री पे आपका जस्ट लेफ्ट एज को हिट करके अंदर घुसेगा, 75 डिग्री पे आपका वो भी लेफ्ट एज को हिट करके अंदर जाएगा आपका। ये होंगे आपके फाइनल आंसर, मिनिमम एंगल और मैक्सिमम एंगल सेफली एप्पल को अंदर भेजने के लिए। ये आंसर मैच कर रहा है हमारा, पर बीच में उसने आंसर में एक चीज और दिया है, देयर इज एन इंटरवल ऑफ 53 डिग्री जिसमें एप्पल आपका जा ही नहीं सकता, वो ये इंटरवल है। आप बीच में कैलकुलेटर लेके कोई भी एंगल लगा के देख लो। 18.5 से रेंज कैसे शुरू हो, याद करो। अभी मैंने लेफ्ट साइड में जब रेंज को 6 मान के सोल्व किया था, एंगल 18.5 आया था। याद आया क्या? एंगल 18.5 आया था। तो 18.5 डिग्री एंगल पे एग्जैक्ट यहां पे जाएगा, एग्जैक्ट यहां पे। यही तो आया था मेरा सोल्व होके। थोड़ा चीजें रिलेट करना सीखो। याद आया? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब 18.5 होगा तब एग्जैक्ट यहां हिट करेगा। 18.5 से ज्यादा ले लोगे, हल्का सा ज्यादा, 18.6, जस्ट बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए रेंज 18.5 से स्टार्ट होगी। और 71.5 याद करो, वो भी एंगल आया था उसी में, 71.5 पे भी यही हिट कर रहा है। ठीक है? तो ये रेंज आएगी आपकी। ये मैंने अपने दिमाग से सॉल्व किया। तो अब आप कैलकुलेटर लेके कोई भी एंगल बीच का ले लो, देखना आपका एप्पल जो है वो बोर्ड से बाहर निकल जाएगा। तो आई होप सबको क्लियर होगा। हर एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से बताया है। 10-12 क्वेश्चन में हमको एक क्लास से ऊपर लग गया। बोलो सबको सब कुछ क्लियर? जल्दी ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, आप नोट कर लेना। क्लियर? चलिए क्लियर, ठीक। चलो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, आज होमवर्क मिलेगा आपको, बुकलेट से सोल्व करना है। एचसीवी ने कंसेप्ट क्लियर किए क्या कुछ? एचसीवी इसलिए रेफर की जाती है 11th 12th में।
भले कैलकुलेशंस अजीब थी, मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन करते हुए बोला था कैलकुलेशंस बहुत अजीब मिलेंगी इसमें, कंसेप्ट्स बहुत क्लियर करता है। क्लियर हुए? क्लियर? चलिए 3 सिनारियो मैं आपके सामने दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दूंगा, सोच के लॉजिक लगा के मैथमेटिकली जैसे भी आपको करना है आंसर मुझे चाहिए। तीनों केस में एक ही बिल्डिंग है h हाइट की, वहीं से प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम एक पार्टिकल को जिसकी स्पीड है u। केस 1 में हमने उसको प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, केस 2, और यही 3 केस हम पढ़े भी हैं, सबको पता भी होगा। केस 2 में सेम बिल्डिंग की हाइट है आपकी h, सेम u स्पीड से प्रोजेक्ट किया बट एट एन एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक। केस 3 सेम बिल्डिंग है आपकी, हाइट h है, और पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल विद सेम u स्पीड। तीनों केस में स्पीड u ही है। तो मेरा सवाल है, 2 क्वेश्चन पूछता हूं। पहला क्वेश्चन आई होप सब जल्दी लॉजिकली भी बता देंगे वो तो। पहला क्वेश्चन, ग्राउंड को हिट करने में टाइम डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ। मतलब केस 1 में t1 टाइम ले लो ग्राउंड को हिट करने का, केस 2 में t2 टाइम ले लो, केस 3 में t3 टाइम ले लो ग्राउंड को हिट करने का। मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा ऑब्वियसली वो। सो अरेंज t1 t2 t3 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जल्दी बोलो, लॉजिकली बता सकते हो, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं। बोलो। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब पता भी है तुम लोगों को? डिसेंडिंग मतलब हाईएस्ट, फिर उससे कम, और फिर उससे कम। t3 सबसे ज्यादा टाइम लगेगा? अरे यार वो तो लॉजिकली भी समझ में नहीं आता है। t3 सबसे ज्यादा लग रहा है तुम्हें? मतलब कुछ भी बता रहे हो। सेकंड केस में ऊपर भी जाना है उसको, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, फिर वहां से नीचे भी लौटना है उसको, सेकंड में ज्यादा लगना चाहिए सबसे। ये जो t3 सबसे ज्यादा लिख रहे हैं, t3 तो हो ही नहीं सकता सबसे ज्यादा। सेकंड केस में सबसे ज्यादा दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसमें देखो ना, इसको ऊपर भी जाना है, और मैं पूरा पाथ नहीं बना रहा हूं, ऊपर जाके इसको वापस आना है। करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑर्डर इज, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा सेकंड केस में, फिर लगेगा आपका फर्स्ट केस में, एंड सबसे कम टाइम लगेगा आपका थर्ड केस में। क्या ये ऑर्डर सबको समझ में आ रहा है? जल्दी, किसी को भी डाउट है तो बताओ, क्योंकि प्योर मैथ है इसमें, आप इक्वेशंस बना के भी कंपेयर कर सकते हो। किसी को डाउट है सर ये कैसे आया तो बोलो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्लियर? लॉजिकल भी है यार। सेकंड केस में उसको ऊपर जाना है, स्पीड तो सेम ही दी है आपने, सेकंड केस में उसको ऊपर भी जाना है, हाईएस्ट पे जाना है, वहां से वो नीचे लौटेगा, फिर जाके ग्राउंड को हिट करेगा। और थर्ड केस में देखो आपने स्पीड ही नीचे दे दी है, तो वो जल्दी हिट कर जाएगा आपका। अरे क्लियर हुआ? सो दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब क्या है ये एवी? एवी क्या है ये एवी? एवी यहाँ तक क्लियर? अच्छा, दूसरा खतरनाक सवाल, इसको मैं मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा। ग्राउंड को सब जो हिट करेंगे, लेट से पहले केस में बॉल जब ग्राउंड को हिट करेगी उसकी नेट स्पीड है v1। 2 कंपोनेंट्स होंगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, x भी होगा y भी। x में u ही रहेगा, y में कुछ तो आएगा, वो तुम्हें सब बताया मैंने। सेकंड केस में लेट से पार्टिकल जब ग्राउंड को हिट कर रहा है उसकी स्पीड v2 है, अगेन 2 कंपोनेंट्स दिखेंगे आपको। थर्ड केस में जब पार्टिकल हिट कर रहा है ग्राउंड को उसकी स्पीड v3 है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ v1 v2 एंड v3, असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी आपको बताना। ठीक है, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ बी। Find the relation between v1 v2 and v3, और where v क्या पकड़ा है मैंने? वेलोसिटी
while hitting the ground। और 1 मतलब पहले केस, 2 मतलब सेकंड केस में, 3 मतलब थर्ड केस में। सोच के बताना, मैं मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा। आधों को विश्वास नहीं होगा सर ने मैं जो आंसर बताऊंगा अभी। वेलोसिटी while hitting the ground। और पता है ये एक लाइन का सवाल है, अगर तुमने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा होता, अभी नहीं जब पढ़ोगे तब तुम्हारे लिए बच्चों का सवाल बन जाएगा ये। जल्दी बोलो। द रिलेशन बिटवीन V1, V2 एंड V3। सबको आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है ना सबको? ब्रेक हो रही है? नेटवर्क का थोड़ा इशू आ गया था। अभी देखो, अभी क्लियर है? अभी मुझे लग रहा है जिसको ब्रेक हो रही है वो एक बार रिफ्रेश करो। अभी यहाँ पे क्लियर हो रहा है। बोलो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ V1, V2 एंड V3, मतलब जब ग्राउंड को हिट करेंगी तीनों केसेस में बॉल, तो सबसे ज्यादा किस केस में हिट करेगी, सेकंड किस केस में, थर्ड किस केस में? जल्दी, फिर मैं मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। अच्छा, मतलब लॉजिकली मैं बता, तुमने क्या सोचा? चलो तुम ही बताओ, मैं नहीं बता रहा। राघव बोलो, क्या सोचा? मतलब कैसे 2 में सबसे ज्यादा क्यों लगा तुम्हें? हाइट ज्यादा, मुझे वही वही रीजन लग रहा था, तुम वही रीजन बताओगे सब लोग कि सर 2 में वो मैक्सिमम तक गया है ना, फिर उसके बाद उतनी ऊपर से वो नीचे आया है तो स्पीड ज्यादा हुई होगी इसकी, ये लॉजिकली लगता है सब। पर एक चीज ये भी तो समझो ना कि 2 में जो एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा जो कभी चेंज नहीं होगा, दैट इज यू cos थीटा, वो 1 के एक्स कंपोनेंट से तो छोटा ही होगा हमेशा, क्योंकि 1 में एक्स कंपोनेंट हमेशा यू रहेगा, 2 में यू cos थीटा है। तो हाँ, y में आपकी स्पीड ज्यादा आएगी 1 के कंपैरिजन में 2 केस में, पर क्या पता ओवरऑल वो 1 के इक्वल हो जाए, क्योंकि 2 में x कंपोनेंट 1 के x कंपोनेंट से छोटा है। राघव, ये चीज समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? नो डाउट 2 का जो y कंपोनेंट आएगा 2 केस में वेलोसिटी का, वो ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट, क्योंकि वो बहुत ऊपर की हाइट से नीचे आया, तो ऑब्वियसली y कंपोनेंट ज्यादा आएगा आपका, पर x कंपोनेंट भी तो छोटा है उसका, तो ओवरऑल क्या पता वो इक्वल आ जाए। तो बहुत लोगों ने आंसर दिया 3, 2, 1, मतलब 3 में सबसे ज्यादा, फिर 2 में और फिर 1 में। कोई और आंसर देना चाहता है? नहीं तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जल्दी बोलो। इंक्लाइन प्लेन भी स्टार्ट करना। कोई और आंसर देना चाहता है? 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2। करेक्ट आंसर इज विश्वास नहीं होगा तुम लोगों को। करेक्ट आंसर इज विश्वास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा? कैसे बताता हूँ, कैसे बताता हूँ, बता रहा हूँ, रुको, मैथमेटिकली प्रूव करूंगा। फिजिक्स में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आप प्रूव नहीं कर सकते, हवा में बातें नहीं होती हैं इधर। तो करेक्ट आंसर ये है, अपनी नोटबुक में लिखना चाहो, क्वेश्चन बना के, कंसेप्ट बना के, जैसा भी लिखना चाहो लिख सकते हो। टाइम पीरियड का करेक्ट ऑर्डर ये है आपका, और वेलोसिटी का करेक्ट ऑर्डर ये है आपका। प्रूव मैं करता हूँ। और वर्क एनर्जी में एक लाइन में, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर आपने वर्क एनर्जी पढ़ा होता तो आप एक लाइन में इसको सॉल्व करते थे। वहां एक चीज पढ़ते हैं, मैं बता देता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन। एक चीज होती है एनर्जी कंजर्वेशन, क्या शायद तुमने बचपन में भी सुना होगा, 9th-10th में जब आप साइंस पढ़ोगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पढ़े हुए? मतलब ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है बस, मतलब एक में लॉस दूसरे में गेन बनता है आपका। मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी गेन करने में चला जाता है आपका, मतलब एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में जाती है बस। तो ऐसे केसेस में एनर्जी कंजर्व होती है, किस केस में होती है वो तुम्हें अभी पता ही नहीं है, तो उस पर बात करने का अभी मतलब नहीं है। यही क्वेश्चन मैं वर्क एनर्जी में फिर से पढ़ाऊंगा आपको, देखना एक लाइन में करेंगे। पर अभी क्योंकि वर्क एनर्जी नहीं पढ़ा है तो सर काइनेमेटिक्स से करते हैं इसको।
चलो करते हैं, ध्यान से सुनो। इसका पाथ होगा कुछ ऐसा, ये तो मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी। इसका पाथ होगा कुछ ऐसा। लेट से v स्पीड से इसने ग्राउंड को हिट किया, v1 बोला है हमने, तो v1 देखते हैं कितना होगा। तो v1 होगा सर टेंजेंशियल, इसमें तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी। किसका एक्स कॉम्पोनेंट u रहेगा, जल्दी जल्दी बोलो जल्दी। किसका एक्स कॉम्पोनेंट u रहेगा? यस, y कॉम्पोनेंट बोलो h की टर्म में जल्दी। y कॉम्पोनेंट h की टर्म में बोलो। y कॉम्पोनेंट h की टर्म में दिमाग में लगाओ, इक्वेशंस दिमाग में बनाया करो। कौन सी इक्वेशन बनाओगे? y कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का निकालना है ना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और y में लगा दो वो इक्वेशन। तो बताओ y कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट, और ये मैंने पहले भी बताया आपको y कॉम्पोनेंट, बस h की टर्म में नहीं बताया था, पहले हमने टाइम की टर्म में किया था, पर अब h कॉमन है ना सब में, तो इसलिए h की टर्म में हम लिखेंगे। क्या y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी अंडर रूट 2gh, यस और नो? बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग, ये नहीं समझ में आया y कॉम्पोनेंट? किसी ने बोला ही नहीं y कॉम्पोनेंट समझ में आया, यही तो यूज किया हमने, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy। वैसे हमने जो पढ़ा था, हमने v इज इक्वल टू यू प्लस 80 टाइम की टर्म में पढ़ा था हमने, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा। हाँ ये देखो, ये टाइम के टर्म में देखो, x वाला आपका कितना रहेगा, u ही रहेगा, और y वाला हमने टाइम की टर्म में लिखा था माइनस gt, पर यहाँ टाइम अलग अलग है ना, इसलिए और कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं h जो सेम है उसकी टर्म में ही सारी वेलोसिटीज निकाल रहा हूँ y वाली। इतना क्लियर हुआ क्या? जल्दी बोलो। टाइम की टर्म में मैं क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि टाइम ही अलग अलग है सब में, इसलिए और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो बोलो वी वाई कितना दिख रहा है सर? यू वाई स्क्वायर, इनिशियल स्पीड वाई में है ही नहीं, एक्स में है सिर्फ, तो 0, 2ay माइनस जी, एस वाई नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, सो वी वाई इज, ये स्क्वायर है, वी वाई इज अंडर रूट 2gh। तो नेट वेलोसिटी v1 सर वो रिजल्टेंट हो जाएगा दोनों का, क्या दैट विल बी अंडर रूट, बस हाँ या ना में बताना, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, ये होगी आपकी नेट वेलोसिटी इन केस 1। पहले हाँ बोलो सब लोग, तब आगे बढ़ा जाएगा। कोई भी डाउट है तो पूछो। मैं टाइम बहुत लगा रहा हूँ इस चैप्टर में, इतना लगना नहीं चाहिए वैसे, पर क्लियर होनी चाहिए चीजें। नहीं आ रही है तो पूछो 2 बार। इज v1 क्लियर टू एवरीवन? क्या किया, कैसे किया, क्लियर? चलिए अब बात करते हैं केस 2 की। कोई भी डाउट है तुरंत पूछो, डरना नहीं बिल्कुल भी, डाउट्स के लिए मैं कभी नहीं डांटूंगा। देखो केस 2 में ऐसा बात करने वाला, ये एकदम बच्चों वाली चीज है, बताना हाईएस्ट पे जाएगा फिर नीचे आएगा, और ये ग्राउंड है आपका। तो लेट से v2 स्पीड से हिट किया, मैंने क्वेश्चन में बोला था इसको v2 मानने के लिए, प्रूव करेंगे v1 v2 इक्वल होगा। अच्छा ये कंपोनेंट कितना रहेगा, जल्दी बताओ जल्दी, ये वाला कंपोनेंट कितना दिखेगा? थोड़ी सी तो हेल्प कर दो मेरी, ये वाला कंपोनेंट कितना दिखेगा? ये एक्स वाला कंपोनेंट कितना दिखेगा? यू कॉस, पक्का? वाई वाला कितना होगा? मैं साइड में निकाल रहा हूं, सब लोग बताना सही है या नहीं है। सर वाई वाला चाहिए आपको, ये इक्वेशन फिर से यूज कर दो, सिंपल, ठीक है। यू आई इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर, सर इनिशियली अब 0 नहीं है, यू साइन थीटा कंपोनेंट दिख रहा है वाई में, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ay एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, सर माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट इन वाई, पूरे मोशन में वाई में डिस्प्लेसमेंट माइनस एच ही दिखेगा आपको, तो वी वाई का स्क्वायर आपको ये दिखेगा। बोलो यस या नो? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g, जल्दी यस या नो? यस। तो नेट v2 की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी सर? दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर अंडर रूट x में जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, विच इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिखा किसी को v1 v2 इक्वल? मैथ वाले लोग हो तुम लोग, जल्दी बोलो v1 v2 इक्वल दिखा, प्लस y का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, यही तो होगा नेट आपका, वेक्टर में पढ़ चुके हो ये। देखो यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, तो अंदर यू विल गेट यू स्क्वायर प्लस 2gh। देखो v1 v2 इक्वल आ रहा है, देखने में नहीं लगता है कि ये इक्वल कैसे आ गया, देखो आ गया, और इक्वल आएगा। बोलो अब क्लियर हुआ? जल्दी बोलिए, क्या अब क्लियर?
अच्छा थर्ड अब खुद से प्रूव कर लोगे, मुझे नहीं लगता थर्ड अब मुझे बताने की जरूरत है। थर्ड कर लोगे प्रूफ? थर्ड में भी ऐसी स्क्वायर बनेगा, कॉमन आएगा और फाइनली आपको अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh दिखेगा और शायद आधे को दिख भी गया होगा। थर्ड में और सेकंड में कोई फर्क ही नहीं है। थर्ड में भी जब आपका मोशन दिखेगा, आपको मोशन कुछ ऐसा दिखेगा। सर मोशन तो पैराबोलिक होगा, वो तो मुझे दिख ही रहा है। इसका जो एक्स कंपोनेंट आपको दिखाई देगा, ये ग्राउंड है आपका, एक्स कंपोनेंट आपको इनिशियल के इक्वल दिखाई देगा यू कॉस थीटा। वाई कंपोनेंट सर कितना दिखाई देगा? वाई कंपोनेंट में यहाँ चलो मैं करवाई दे रहा हूँ, वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन ये यूज कर रहे हैं हम बार बार, यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay sy, कोई फर्क ही नहीं है थर्ड और सेकंड में, पता है तुम्हें? बस यू वाई यहाँ पे माइनस यू साइन थीटा है, ये चीज पता है? यहाँ पे प्लस यू साइन थीटा थी क्योंकि ऊपर था, और यहाँ पे नीचे है तो माइनस यू साइन थीटा। ये चीज समझ में आ रही है? पर उसका तो स्क्वायर लगा है ना भाई, स्क्वायर से तो वापिस वो वही बन जाएगा। और ये वाली टर्म जब आप साइन के साथ देखेंगे, ये प्लस 2gh दिखेगा, तो सेम ही तो आ रहा है आपका। मतलब ये वाई कंपोनेंट यहाँ पे भी कितना आ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। बोलो क्लियर? देखो एकदम सेम आ रहा है। मुझे लगा था ये ओरली क्वेश्चन है। अच्छा ओरल मतलब हाँ लॉजिकली ओरल है, जब आप वर्क एनर्जी पढ़ लोगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के एक लाइन में आंसर है, ओरल ही क्वेश्चन है। पर क्योंकि तुमने अभी एनर्जी कंजर्वेशन नहीं पढ़ा हुआ काइनेमेटिक्स से, तो फिर मैथमेटिकली सोल्व करना पड़ेगा। लॉजिकली समझ में नहीं आता है कि सर स्पीड, वो जैसे एक ने तो आंसर बोला था कि सर ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और नीचे आएगा, है ना, तो देख के लगता है कि सर स्पीड ज्यादा ही होनी चाहिए इसकी, इसलिए सबने बोला था 2 में सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, तो मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया। बोलो क्लियर पूरी जनता को? कोई भी डाउट है तो बोलो। क्लियर? नोट करके डन करो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। अब इससे स्लो मैं नहीं पढ़ा सकता, कितना स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी भी अगर आपके मन में डाउट है तो बिल्कुल पूछो। अब टाइम लग ही रहा है तो 1-2 दिन और लगा देंगे, उसमें कुछ नहीं है, पर डाउट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। डन। सो पहला क्वेश्चन था आपका, पार्ट 1 वाज you have to find the relation between, yeah, you have to arrange the time taken by the ball in each case in descending or ascending order as you wish। और सेकंड केस में आपको बताया था, अरे यार अब शॉर्ट में मैं क्या बताऊं, अभी कितना तो हमने डिस्कस किया। सेकंड केस में क्या है आपका, मतलब सेकंड केस मतलब ये वेलोसिटीज में रिलेशन। तो देखो वेलोसिटीज में रिलेशन तीनों केस में कैसा होगा। पहला केस ध्यान से देखो, एक्स में आपने उसको फेंका हॉरिजॉन्टली, यू स्पीड देके आपने फेंका, केस 1 यही बोल रहा है। तो ऑब्वियसली जब वो ग्राउंड को हिट करेगा उसके दो कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे, सबको समझ में आ रहा है क्योंकि ऐसा हिट करेगा। तो उसको जब आप रिजोल्व करोगे तो एक्स में भी दिखेगा, वाई में भी। तो एक्स में जो कंपोनेंट रहेगा वो यू ही रहेगा जो इनिशियल था, क्योंकि एक्स में कभी भी एक्सीलरेशन आती ही नहीं है, तो एक्स में वेलोसिटी चेंज होने का कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली जब आप y में बात करेंगे तो y में इनिशियली कोई स्पीड नहीं थी, y में स्पीड वाज 0, बट h हाइट ट्रेवल करते करते आपकी जो स्पीड होगी दैट विल बी रूट 2gh by using third equation of kinematics, vy square is equal to uy square plus 2ay sy। uy square was 0 because uy was 0, 2ay acceleration in y direction that was minus g, sy displacement in y। सारी कैलकुलेशंस हम कहां से करेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, यहां से। तो एस वाई कितना बन जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन माइनस एच, तो वो आपका कितना दिखेगा, अंडर रूट 2gh। तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी सर, दोनों का रिजल्टेंट, ये तो हमने वेक्टर में भी पढ़ा है, तो दैट विल बी अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सो दैट विल बी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। सिमिलरली सेकंड केस में एक्स कंपोनेंट इनिशियली देखो, आप रिजोल्व कर लो पहले इनिशियल वेलोसिटी को, कैसा फेंका था आपने, थीटा एंगल ऊपर फेंका था, तो एक्स कंपोनेंट विल बी यू cos थीटा एंड y component will be u sin थीटा। ये आई होप सबको क्लियर होगा। सो x component अगर u cos थीटा है तो फाइनली हिट करते वक्त भी u cos थीटा होगा, क्योंकि x में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है प्रोजेक्टाइल में, रियल लाइफ में चेंज होती है पर हम आइडियल मानते हैं। और y में कितनी हो जाएगी सर, अगेन आप सेकंड इक्वेशन दिमाग में, थर्ड इक्वेशन यूज करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, y में यूज करनी पड़ेगी पर, तो uy स्क्वायर कितना बन जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ay माइनस g sy माइनस h, तो दिस विल बी दिस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस gh। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दोनों का रिजल्टेंट,
सो अंडर रूट इसका स्क्वायर विच विल बी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर, रूट उड़ जाएगा, दैट विल बी ये। अब यू स्क्वायर कॉमन आ गया इसमें से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1, सो दिस इज दिस। अब इसके आगे थर्ड भी सेम होगा। शांतनु क्लियर? बोलिए, यहां तक आपका क्लियर? जेई मेन का टॉपिक आपका खत्म। जेई मेन में इतना ही आएगा आपका। प्रोजेक्टाइल इज नॉट इन द जेई मेन सिलेबस, वो सिर्फ एडवांस का टॉपिक है। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है कि नहीं? क्लियर? प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड स्ट्रेट प्लेन स्टार्ट करें ओनली इन एडवांस्ड, ठीक है? तो नहीं अगर समझ में आएगा, वैसे आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा मैंने पहले बोला था थोड़ा सा मुश्किल है। तो लास्ट टॉपिक आपका प्रोजेक्टाइल का। वैसे प्रोजेक्टाइल में एक और है, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स। दो प्रोजेक्टाइल एक साथ फायर करेंगे तब उनके बीच का रिलेटिव मोशन, पर क्योंकि हमने अभी रिलेटिव नहीं पढ़ा है तो इसलिए अभी उसको मैं नहीं करा रहा हूँ। रिलेटिव के साथ साथ मैं उसको पढ़ा दूंगा। तो प्रोजेक्टाइल का आप इसको लास्ट टॉपिक मान सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, हेडिंग डालो सब लोग सुंदर सी। और डरना नहीं, नहीं समझ में आ रहा है मैं बार बार बोल रहा हूँ, 50 बार पूछो। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, डर लगेगा इसमें, पर डर के आगे क्या है? जीत है। डर लगेगा, नो डाउट डर लगेगा इसमें। चीजें सीखनी है इसमें, चीजें इमेजिन करनी है इसमें। इंक्लाइंड प्लेन समझ में आ रहा होगा तुम्हें, मतलब ये कुछ ऐसा है, मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल का मोशन क्या है, मतलब क्या है सर? ये कुछ ऐसा सीन है, लेट्स से ये ग्राउंड मान लेते हैं, चलो ये ग्राउंड है एंड यू हैव प्रोजेक्टेड अ पार्टिकल विद अ स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अच्छा तुम्हें एक चीज, मजेदार चीज पता, चलो ये कराने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ, दिमाग में सोचना। अगर आपको कभी क्वेश्चन में ये बोल दे कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, समझना, एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, तो मेरा क्वेश्चन है पूरी क्लास से सोचना, 10 सेकंड का समय दूंगा सिर्फ। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो हम अभी पढ़ते हैं 2u sin थीटा बाय g, रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, क्या ये चेंज होंगे? 10 सेकंड का समय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेकंड खत्म। यस, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अब हो जाएगा 2u cos थीटा बाय g? बोलिए, वेयर थीटा इज एंगल विद वर्टिकल, नो डाउट। अब ये सब बताना है या कर लोगे? मतलब ऐसी छोटी छोटी और भी चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई है, मुझे लग रहा है वो आप अपने उससे कर लोगे, दिमाग से कर लोगे ये सब। कर लोगे ना? ठीक, चलिए। हमने जो सारे रिजल्ट्स डिराइव किए हैं ना, रेंज का, एच मैक्स का, टी का, वो सारे के सारे हमने थीटा विद हॉरिजॉन्टल पकड़ के डिराइव किए हैं, याद रखना। कभी क्वेश्चन में थीटा विद वर्टिकल दे दे तो ऑब्वियसली एक्स कंपोनेंट आपका यू साइन थीटा बनेगा, उस केस में वाई कंपोनेंट यू कॉस थीटा बनेगा, तो आंसर भी आपके चेंज होंगे, रिजल्ट्स भी चेंज होंगे, ठीक है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन का मतलब क्या है? तो लेट्स से मैंने एक पार्टिकल को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा पाथ फॉलो करेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, मैक्सिमम हाइट तक जाते जाते स्पीड डिक्रीज होगी, सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर इंक्रीज होगी। बीच में मैंने ये एक ऑब्स्टेकल ऐसा कुछ रख दिया, ऐसा कुछ, तो ये ऑब्स्टेकल है, तो क्या पूरा बात कर पाएगा? बोले, क्या पूरा पाथ कर पाएगा? नो। क्या ये वाला आपका पाथ नहीं कर पाएगा? बोलिए, मतलब सिर्फ इतना करेगा? सॉलिड लाइन से मैं उसको बना रहा हूँ, बताना क्या सिर्फ इतना करेगा? सर आपने यू स्पीड से तो फेंक दिया, वैसा करने वाला था, पर क्योंकि रास्ते में इंक्लाइंड प्लेन आया तो इससे टकरा के ही इसकी हालत खराब हो जाएगी, नीचे जा ही नहीं सकता ये। बोलो, क्या ऐसा मोशन होगा? जल्दी, सॉलिड लाइन से मैंने बनाया, ब्लू सॉलिड लाइन से, बोलो ऐसा ही होगा। तो यही है आपका मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। हाँ, इसके बाद नो डाउट आधे बोलेंगे सर कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद ये रिबाउंड करेगा, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अभी के लिए वो कोलिजन में पड़ेगा।
वो और खतरनाक बन जाएगा, वो और एडवांस लेवल पे जाएगा आपका। बोले ये चीज समझ में आ रही है? इससे टकराएगा, नो डाउट उसके टकराने के बाद ये रिबाउंड भी करेगा, कुछ और पाथ भी होगा, पर वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो कोलिजन चैप्टर एक आएगा उसमें पढ़ेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर? इंक्लाइंड प्लेन का क्या मतलब है? जल्दी चलिए स्टार्ट करें। अब डरना नहीं, नोटबुक बंद करो, जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए तभी लिखना है। अभी आधा घंटा सिर्फ कहानी सुनो, ठीक? चलो देखो, लेट्स से दिस इज inclined plane, दिस एंगल इज लेट्स से थीटा बोल देते हैं। थीटा क्या है यहाँ पे? ये इंक्लाइंड प्लेन है आपका, थीटा क्या है यहाँ पे बताओ कोई? एक नाम बोलते हैं उसको, इस एंगल को एक नाम बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल सकते हैं इसको। मतलब या सिंपल शब्दों में क्या इसको हम बोल सकते हैं? द एंगल विच द इंक्लाइंड प्लेन इज मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल। थीटा क्या, वो क्लियर हो रहा होगा सबको? ठीक। और पार्टिकल को मैंने कैसा प्रोजेक्ट किया? पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया कुछ इस प्रकार, with speed u at an angle alpha with inclined plane। समझना, एट एन एंगल अल्फा विद इंक्लाइन लिया मैंने, तो रिजल्ट्स में जितने भी अल्फा वाले रिजल्ट आएंगे, तो अल्फा कौन सा एंगल है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अल्फा इज द एंगल which the velocity is making, initial velocity obviously, angle which the initial velocity is making with inclined plane। ये अल्फा क्लियर हो रहा है क्या? जल्दी बोलो, ये अल्फा एंगल क्लियर हो रहा है? अल्फा मैंने क्या पकड़ा है? अच्छा, पता कभी कभी क्वेश्चन में जब आप सोल्व करेंगे या जब मैं करवाऊंगा अभी कल सोल्व, तो कभी कभी पता क्या होता है, ये होता है, ये इंक्लाइंड प्लेन होता है, ये एंगल आपका 30 डिग्री दिया होता है, और ये आपका यू स्पीड दी होती है, और बोल देता है कि ये जो एंगल आपका इस डायरेक्शन के साथ बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है। तो बताओ मुझे, मैं अपना फॉर्मूला जो अभी मैं डिराइव करूंगा वो यूज करते वक्त अल्फा कितना डालूंगा उसमें? 60, 30। ये चीज क्लियर करो दिमाग में एकदम, ठीक है? आई होप ये सबको क्लियर हो रही हो। अब आने बोलेंगे सर आप अल्फा पूरा ही उसके साथ ले लो ना, बड़ा अजीब कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा अजीब, इसलिए मैं अल्फा इंक्लाइन के साथ ही ले रहा हूँ। ठीक, तो आई होप यहाँ तक सबको सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। अल्फा कौन सा एंगल है, थीटा कौन सा एंगल है। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ, जनरली हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कौन सा पकड़ते हैं? ये वाला एक्स एक्सिस पकड़ते हैं और इसके परपेंडिकुलर वाई। तो खुद सोचो, जब आप u को रिजोल्व करोगे, u का एक कंपोनेंट आपको दिखेगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, u cos अल्फा। तो आप खुद सोचो, अगर मैं x एक्सिस ये वाला लूंगा, ये वाला, क्या u का जो कंपोनेंट x के अलोंग आएगा वो बड़ा अजीब आएगा आपका, u cos अल्फा प्लस थीटा, आया ना? आएगा। तो क्या मेरा x एक्सिस अब मुझे थोड़ा चेंज करना चाहिए अपनी कन्वीनियंस के लिए? हाँ क्या ना? सोच के बताना, इसलिए इंक्लाइन प्लेन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तुम लोगों को। क्या मुझे अपनी कन्वीनियंस के लिए इंक्लाइन एक्सिस को चेंज कर दूं मैं? क्या तुमने एक चीज पढ़ी है, एक्सिस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? नहीं पढ़ा? मैथ में पढ़ा है, चलो ये देखो, अभी कौन सा एक्सिस? दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अभी जो हम इंक्लाइंड प्लेन पूरा पढ़ के आए हैं उसमें ये एक्स एक्सिस माना था, ये वाई एक्सिस, सारे कंपोनेंट्स हमने एक्स और वाई के अलोंग रिजोल्व किए थे, यू एक्स डाला था, यू वाई डाला था, ए एक्स देखा था, ए वाई देखा था। अभी हम क्या करें, क्या मैं ये जो एक्स है, मैं दो हाथ एक साथ नहीं लगा सकता, समझ लेना, ये एक्स इधर है, वाई ऐसा ऊपर है, ऐसा ही होता है हमारा, ठीक? क्या मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता? ऐसा कर सकता? ऐसा है, ऐसा नहीं कर सकता? मतलब एक्स इधर हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा होगा, ये एक्स हो जाएगा, वाई ऐसा, मतलब ऐसा था, वाई ऐसा नहीं कर सकता? क्या बोलो भाई, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? एक्स और वाई अभी भी 90 पे रहेंगे, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो अभी भी 90 में रहेंगे, सही है? तो 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 क्या मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं अब?
क्योंकि मुझे रेंज वगैरह भी तो ऐसी इसी के अलोंग मिलेगी ना रेंज। क्या इसको एक्स एक्सिस मान लूं? देखना इजी होगा उससे। जल्दी बोलो, क्या इसको एक्स एक्सिस मान लूं? वाई किधर होगा फिर मेरा? जल्दी बोलो, क्या वाई मेरा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन? ऑब्वियसली जब आप इंक्लाइंड प्लेन को एक्स एक्सिस बोल रहे हो ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका वाई। नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? समझा पक्का? क्लियर? ठीक। अब ये ट्रांसफॉर्म करने से हमारा जीवन आसान होगा। कैसे आसान होगा अभी आप देखना। अब एक्स वाई ये तो लेते ही थे, अब इंक्लाइन प्लेन में थोड़ा शिफ्ट कर देंगे हम, एक्सिस ट्रांसफॉर्म कर देंगे, या एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलते हैं कि नहीं वो मुझे पता नहीं, हो मैथ में पढ़ोगे, या जो भी है शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस जो भी बोलना चाहो। मतलब मैंने इसको ऐसा रोटेट मार दिया एक्सिस को, एक्स एक्सिस को थीटा से घुमा दिया, वाई भी आपका थीटा से घूम जाएगा। रिपीट क्या करना, रिपीट ये देखो, हम जनरली एक्स एक्सिस ये मानते थे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल को वाई। इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस में मैं इंक्लाइंड प्लेन वाला ये जो लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, और इसके परपेंडिकुलर ये जो आपको दिख रहा है इसको वाई एक्सिस बोल रहा हूँ। बस सिंपल सा इतना। चलिए अब सोल्व करते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वो मैथ में आएगा, वो सब वहां यहाँ यूज नहीं है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सबको पता चल रहा होगा कि मोशन कैसा होने वाला है। सर मोशन कुछ इस प्रकार होगा, ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल ही होगा आपका, तो कुछ ऐसा मोशन होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा आपसे, बताओ कितने टाइम में ये इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगा, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा। रेंज कितनी होगी, है ना, वो सब आपसे सवाल इसमें पूछे जाएंगे। ठीक, तो करें स्टार्ट। डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तो पूछना। स्टार्ट करें? ठीक, एक्स और वाई चेंज हो गया, दिमाग में अब चेंज कर लेना एक्स और वाई। एक्स ये, वाई परपेंडिकुलर वाला। यू एक्स बोलो जल्दी, जो जो गिवन टर्म है उनके टर्म में, जो जो गिवन चीजें हैं उनके टर्म्स में। यू अल्फा और थीटा, जल्दी यू एक्स, जल्दी जल्दी। यू एक्स इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, और एक्स कौन सा डायरेक्शन हो गया आपका वो मैंने बता दिया। जल्दी बोलो, अभी तक रिजोल्व हो जाना चाहिए, जल्दी। यू कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा, ठीक है। साइन के साथ बताना, अगर कोई नेगेटिव में दिख रहा है तो माइनस साइन। यू वाई, यू वाई, यू वाई, यू वाई, यू साइन अल्फा, ये दोनों सबको समझ में आए? पहले तो ये बताओ, आगे बाद में बढ़ा जाएगा। जल्दी, क्या जीवन थोड़ा आसान लग रहा है एक्सिस चेंज करने से? बोलो, लग रहा है इसलिए एक्सिस चेंज किए जाते हैं, जीवन आसान होता है उससे। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज मैं बताता हूं, देखते हैं किसको हजम होती है ये चीज। नो डाउट पूरे मोशन में केवल एक ही एक्सिलरेशन होगी, मतलब एक ही फोर्स लगेगा पार्टिकल पे, दैट इज वेट, और वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब जी दिखेगा मुझे नीचे, नो डाउट। पर इस केस में देखेंगे हजम हो रहा है कि नहीं तुम लोगों को। एक्सिलरेशन अभी तक जो हम पढ़ते थे एक्स डायरेक्शन में एक्सिलरेशन जीरो बोलते थे, यहाँ पे जीरो नहीं होगी। ये चीज किसी को समझ में आ रही है? आ रही है? अच्छा, आ रही है, चलो बहुत समझदार हो फिर तुम लोग। अगर ये चीज समझ में आ रही है तो मुझे ये बता दो एक्स कितना आएगा। जी डाउनवर्ड होगा नो डाउट, जी डाउनवर्ड होगा नो डाउट, जी का ही कंपोनेंट मिलेगा, नहीं माइनस जी। वाई एक्सिस आपका अब ये है ही नहीं, वाई एक्सिस ये है ही नहीं। मैंने एक्सिस को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया, ऐसा था, मैंने ऐसा ट्रांसफॉर्म किया एक्सिस को। कोई मुझे पूरी क्लास में हिंट देता हूं, एक्स में जो एक्सिलरेशन आएगी वो जी और बीटा की टर्म में दिखेगी आपको। थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा के कोई अगर बता सके तो बहुत अच्छी चीज होगी। तुम लोगों ने बोला सर एक्स में नॉन जीरो होगी इस बार एक्सिलरेशन, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। मतलब मैंने ही बोला था, तुमने एग्री किया। होगी कितनी, कोई मुझे मैथ या ज्योमेट्री लगा के बता सकता है? जी साइन थीटा, थीटा की टर्म में आएगा ही नहीं, हाँ सॉरी, हाँ थीटा की टर्म में ही आएगा। जी साइन, एक मिनट रुको, थोड़ा सा गलत है, साइन के साथ बता, साइन के साथ। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है ना, इंक्लाइन प्लेन वाली, साइन के साथ सोच।
माइनस जी साइन थीटा। सब लोग बोलो यार इतना बड़ा मैथ नहीं है इसमें, थोड़ा सा तो मुझे ऐसा यकीन दिलाओ कि हाँ हम लोग मैथ वाले लोग हैं। मतलब मेडिकल वाले लोग ये सब, मेडिकल को तो चलो ये पढ़ाया नहीं जाता है ना, तो मेडिकल का तो कोई टेंशन नहीं है, पर तुम लोग मैथ वाले हो तो रिजोल्व वगैरह करना, कंपोनेंट्स वगैरह लेना, ये तुम्हें पता होना चाहिए इतना तो। माइनस जी साइन थीटा सब ने बोला, मैं अब इस पे बात नहीं करूंगा कि माइनस जी साइन थीटा क्यों आया। क्लियर हुआ क्या ये चीज कि ए एक्स सर इस पर माइनस जी साइन थीटा होगी, जीरो नहीं होगी। बताऊं क्या किसी को, अगर नहीं समझ में आ रहा बताऊं? चलो मैं बता ही देता हूं। देखो एक ही एक्सेलरेशन होगी वो तो एकदम श्योर है सर, वो जी होगी, और जी को मैं ऐसा भी बना सकता हूं। अभी तक हम ए वाई को माइनस जी क्यों पकड़ते थे, क्योंकि मैं ये वाई एक्सिस लेता था और एक्स में कोई एक्सीलरेशन नहीं, तो एक्स जीरो बोलता था और ए वाई पॉजिटिव वाई ऊपर होता था तो जी नीचे होता था, इसलिए ए वाई को माइनस जी लेता था। पर इस केस में मेरे एक्स और वाई चेंज हो गए, तो जी का आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे सर? सिंपल है, ये थीटा है, दिस इज 90, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो बताओ जी का एक कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग दिख रहा है? जल्दी जल्दी, क्या जी का एक कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग दिख रहा है? कितना दिख रहा है सर? कॉस कंपोनेंट। और कितना? जी कॉस 90 माइनस थीटा, क्या दैट विल बी जी साइन थीटा? जल्दी बोलिए। सही है। और एक कंपोनेंट दिखेगा सर परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों जो कंपोनेंट्स हम लिखते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, तो एक ये होगा, सो दैट विल बी जी cos थीटा। अगर वो साइन है तो एक cos, वो साइन क्यों आया? क्योंकि वैसे तो cos आता है, वो तो जी का cos कंपोनेंट आता है, पर cos 90 माइनस थीटा है, वो ऑटोमेटिकली साइन थीटा होता है। ये रिजोल्व मैंने जी को कैसे किया वो सबको क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी, ये जी को रिजोल्व कैसे किया गया वो सबको क्लियर हुआ? हुआ? प्राण तो नहीं निकले? नहीं निकले? ठीक, चलिए ए वाई, चलो फिर मुझे बता दो, अगर तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया ए वाई मुझे बता दो। एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सप्लेन अगेन, ठीक है बता दो। ए वाई बताओ, जिनको समझ में आ गया ए वाई बताओ। माइनस जीवी, अरे ए वाई बोलो जल्दी, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। माइनस जी कॉस थीटा। माइनस क्यों आया सर? आपने वाई ऊपर लिया है ना, पॉजिटिव वाई, तो ये नीचे है जी कॉस थीटा नेगेटिव वाई में। अच्छा जी कॉस थीटा नेगेटिव वाई में दिख रहा है क्योंकि एक्सिस चेंज हुए हैं, वो दिमाग में परमानेंट फिट कर लो। क्या सबको ए एक्स ए वाई क्लियर? एक दो लोगों को जो डाउट है उनको छोड़ के जल्दी, समय लो, कोई भी डाउट है पूछो, तब तक जिसका डाउट है मैं उसको बता देता हूँ। देखो बाकी लोग भी ध्यान से तब तक समझो। देखो पूरे मोशन में केवल वेट लगेगा पार्टिकल पे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं किसकी, और वेट हमेशा नीचे लगता है, हमेशा, कोई भी सिनारियो वेट विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, ठीक है, ये तो हमेशा फिक्स है। कितना होता है? mg, मास से डिवाइड करो तो एक्सीलरेशन कितनी दिखेगी नीचे? g, वो हमेशा होती है। पर इस केस में क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस ये है, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, ट्रांसफॉर्म किया मैंने, चेंज किया एक्सिस को, दिस इज वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। अब जी का एक कंपोनेंट आपको दिखेगा, देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल आपको 90 दिख रहा होगा ट्रायंगल में, तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा, क्योंकि ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है। तो जी का इधर कंपोनेंट ये वाला वो आपको दिखेगा जी cos 90 माइनस थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, सो दिस कंपोनेंट विल बी जी sin थीटा। और परपेंडिकुलर वाला कितना आएगा? जी sin 90 माइनस थीटा, जो बन जाएगा जी cos थीटा। तो एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, और जी रिजोल्व हो गया इसलिए उसको मैं हटा दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा इधर ही। जी रिजोल्व हो गया ना, जो चीज रिजोल्व हो गई अब उसको हटा दो, अब उसके कंपोनेंट्स मेरे पास आ गए, बस उसी में बात करेंगे। बोलो ये कंपोनेंट सबको क्लियर हुए? ये जो मैंने ग्रीन से बना रखे हैं, ऐसा क्यों कंपोनेंट किए सर आपने? जी डायरेक्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि जी डायरेक्ट आप ले ही नहीं सकते, याद करो। अच्छा तुम मुझे एक चीज बताओ, 2D मोशन में क्या हम एक्स में अलग से इक्वेशन यूज करते हैं, वाई में अलग से, हाँ या ना? क्या इस केस में जो जी एक्सेलरेशन आ रही थी वो एक्स या वाई किसी में भी आ रही थी? बोलो।
ये जो जी एक्सीलेशन डाउनवर्ड थी वो एक्स या वाई किसी में आ रही थी? नहीं आ रही थी ना, क्योंकि मेरा एक्स तो ये वाला है, वाई मेरा ये वाला है, तो उस जी को रिजोल्व करना पड़ेगा आपको ताकि उसके कंपोनेंट्स एक्स और वाई में दिखे मुझे। बोला क्लियर? जिसने ऊपर डाउट पूछा था कि सर एक्सप्लेन अगेन, बोलो क्लियर? क्लियर? और नेगेटिव क्यों आया? अब ये भी डाउट होगा सर नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी ना, तो जी साइन थीटा देखो इधर है उल्टा तो माइनस। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में सर वाई आपने ये पकड़ा है पॉजिटिव, तो ये तो उसके ऑपोजिट है, जस्ट जस्ट ऑपोजिट है, तो माइनस जी कोस थीटा। ये चारों चीजें क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो, कल इस पे सवाल करेंगे, देखे कितनों को समझ में आता है। पूरी क्लास बोलो सब कुछ क्लियर। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पता नहीं पर क्यों मुश्किल लगता है, इतना मुश्किल है नहीं, थोड़ा मैथ है, मैथ वालों के लिए तो मुश्किल होना ही नहीं चाहिए। सबको क्लियर? ठीक, चलो सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब थोड़ा दिमाग में चीजें रखो अपने कि एक्स एक्सिस मैंने कौन सा पकड़ा है ना, वो चीजें दिमाग में रखो। सो फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, ठीक, and I am marking some points. Let's say this is point of projection O and this is the point where particle hits the plane A. So I am studying the motion from O to A, means complete motion मैं study कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से चीजें समझना। Sx क्या बनेगा? सोचना, Sx Sx बनेगा सर इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो x में डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि Sx मतलब डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, और x तो आपने यही पकड़ा इंक्लाइंड प्लेन वाला। बोलो क्या Sx विल बी डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो x के अलोंग गया है वो, क्या यही Sx होगा? अरे बोलो बोलो जल्दी। अच्छा, कंप्लीट मोशन के लिए Sy कितना होगा? जल्दी बताओ जल्दी। कंप्लीट मोशन के लिए O से A के लिए Sy कितना होगा? सर यहाँ भी जीरो। हमारे बोलेंगे सर वहां जीरो तो यहाँ भी जीरो होगा क्या? कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट। Sy मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, और y मतलब ये वाला y है ना। कंप्लीट मोशन में y में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? यहाँ से यहाँ गया है वो, कंप्लीट में y में कुछ हुआ है नहीं, x में हुआ है जो भी हुआ है, सही। सो स्टिल Sy इज जीरो, तो इसका ये मतलब नहीं है इसको वहां से कंफ्यूज करो। बोलो क्लियर? क्या क्या क्लियर? सो सर एस को डाल दो आप ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम हर बार यही करते हैं, टाइम आ जाएगा। हाँ यही करेंगे इस बार भी, बस थोड़े चेंजेस आए हैं यू वाई में, ए वाई में, अल्फा क्या है, एक नया एंगल मिल गया तुम्हें है ना, वो सब में चेंज आया आपके। तो ये डाल दिया मैंने, इसको जीरो डाल दिया, एस वाई को वैल्यूज डालो। यू वाई इज यू साइन अल्फा प्लस हाफ ए वाई इज माइनस जी कॉस थीटा। अच्छा इधर टी भी था, और टी कैपिटल टी हो जाएगा, और इधर टी स्क्वायर। एक टी तो जीरो दिख रहा है डायरेक्ट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो जीरो हो नहीं सकता। एक टी आपको दिख रहा होगा 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा। बोलिए, दिखा? दिस इज फाइनल रिजल्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये याद करना है या आप एग्जाम में डिराइव कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं सजेस्ट नहीं करता हूं याद करना है सब। देखो मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव बताता हूँ। पता है तुम्हें एक चीज, एक्चुअल में ये और ओब्लिक जो हम पढ़ के आए हैं कोई फर्क नहीं है दोनों में, क्योंकि रास्ते में बस इंक्लाइंड ही तो लगाया है हमने। याद करो, याद करो, इन ओब्लिक में टाइम ऑफ फ्लाइट आता था 2u साइन थीटा, और u साइन थीटा बनता था ui मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन g। ये याद है टाइम ऑफ फ्लाइट? ये याद है? अच्छा g क्या होता था? अगर मैं वहां के g को कुछ लिखूं, वो g होता क्या था? क्या वो g यही होता था? सर ए वाई एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, उसी को g बोलते थे हम। बोलो 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 बोलो, क्या ये और ये सेम नहीं है? डालो, t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यू वाई डालो, u साइन अल्फा देखो अपॉन ए वाई जी कोस थीटा, वही तो आया। बोलो सेम है कि नहीं है? आई होप सबको एकदम क्लियर हो गया होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? जल्दी, ये मैंने कंपैरिजन करके बताया, हटा दे रहा। अब ये याद करेंगे या क्या करेंगे वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, वो आपकी इच्छा है।
ठीक है, आपको रट्टा मारना है इसका फॉर्मूले का तो आपकी इच्छा, पर कंसेप्ट सीखो कि हमने कैसे निकाला। अरे सब लोग बोलो समझा कि नहीं समझा। साइन फाई क्यों आएगा? साइन मतलब क्या बोल रहा है? 2u साइन अल्फा, अल्फा ही तो है। थीटा क्यों आएगा? थीटा क्यों आएगा? यू का जो कंपोनेंट आपको एक्स के लॉन्ग दिख रहा है वो यू कोस अल्फा और वाई के लॉन्ग यू साइन अल्फा है ना, तो साइन अल्फा ही आएगा ना, थीटा कहां से आ जाएगा? थीटा तो जी में आएगा आपका, ये जो मैंने जी जी रिजोल्व किया है, दो अलग अलग एंगल्स हैं थीटा और अल्फा। अरे सब लोग बोलो एकदम क्लियर, अल्फा थीटा में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? थीटा क्या है, अल्फा क्या है, सर आपने रिजोल्व कैसे किया, सब कुछ क्लियर है? ए एक्स प्लीज एक बार, ए एक्स अभी तो किया था एक्सप्लेन। ए एक्स क्या है? ए एक्स दिमाग में सोचा करो ना, तुम लोग सोचते नहीं हो, रट्टा मारने की कोशिश करते हो। ए एक्स, ए एक्स, ए के नीचे एक्स, दैट इज एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। और मुझे पता है सर यहाँ पे पूरे मोशन में आपका सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है mg, मतलब एक्सीलरेशन एक g दिखेगी आपको नीचे की तरफ, ये मुझे श्योर है, पर मुझे ax निकालना है। ax मतलब एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और मेरा एक्स एक्सिस कौन सा है? ये वाला है मेरा एक्स एक्सिस, ये वाला इंक्लाइंड प्लेन वाला। मैंने एक्सिस ही चेंज कर दिया, ये एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस। क्यों ऐसा किया मैंने? जीवन आसान करने के। देखो जीवन आसान हुआ कि नहीं, बोलो। कुछ आपका ऐसा अल्फा प्लस थीटा अल्फा माइनस थीटा की टर्म में नहीं आ रहा है, ये चीज समझ में आई? क्यों मैंने एक्सिस को एक्स इसको लिया, वाई इसको लिया, ये चीज समझ में? ये चीज समझ में आ रही है ना सब? ठीक, अब ax कैसे निकालोगे? ये g मेरा ऐसा आया था, मैं फिर से g ड्रॉ करना ही पड़ेगा। g देखो ऐसा आया है मेरा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये एंगल अगर थीटा है और ट्रायंगल में ये एंगल आपको 90 दिख रहा है, तो ये एंगल आपको ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा दिखेगा। तो g का एक कंपोनेंट आएगा, वेक्टर में पढ़ा होगा आपने, तो x के अलोंग कौन सा कंपोनेंट दिखेगा आपको? g का कंपोनेंट आएगा g cos 90 माइनस थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, सो दिस कंपोनेंट विल बी g sin थीटा। पर इस साइड आ रहा है, इस साइड, और एक्स एक्सिस मेरा उधर है, तो ये इधर आ रहा है, तो नेगेटिव में आ जाएगा ना जी साइन थीटा। बोल अब क्लियर है पार्थ? टाइम हो गया क्या? नहीं अभी क्लियर? बोलो बाकी जनता, यहां तक कोई समस्या किसी के जीवन में? बोलो। क्लियर? खत्म, बस इंक्लाइंड प्लेन इतना ही। अब आगे आपको दिमाग लगाना है। सेकंड हॉरिजॉन्टल रेंज, हाँ एस एक्स बन जाएगा वो, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस ही ये ले लिया। देखो कितना और आसान हो गया हमारा, क्योंकि अगर हम एक्स एक्सिस ये वाला पकड़ते जो अभी तक हम पकड़ते आए हैं, रेंज निकालना कितना मुश्किल होता है। समझ में आ रही है ये चीज? क्योंकि रेंज तो बेसिकली आपका यही होगा ना, ये इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो चला, और अगर मैं एक्स एक्सिस ये वाला ले लेता तो कितना मुश्किल हो जाता। बोलो समझ में आ रहा है? पर क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस को यही ले लिया, तो रेंज मेरे को डायरेक्टली एस एक्स दिख रहा है, तो सर ये वाला यूज कर दो आप। सो कंप्लीट मोशन स्टडी कर रहा हूं ओ टू ए, तो ओ से ए में एस एक्स क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कैपिटल आर देगा। यू एक्स इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, यू कॉस अल्फा। टी, टी मैंने अभी अभी निकाला, ट्वाइस ऑफ यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, हाफ ऑफ ए एक्स, ए एक्स नेगेटिव में दिख रहा होगा आपको, कितना? जी साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा था ना, हाँ कॉस थीटा, इंटू टी का स्क्वायर, वो बड़ा सा दिखेगा आपको, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ भी गलती हो तो मुझे बता देना, गलती हो सकती है, एक जी से जी गायब, कॉस थीटा से कॉस थीटा गायब। सो कहाँ साइन है, किधर साइन है? एक्स में। ओ माय गॉड, यस यस यस, एक्स मैंने गलत लिखा,
ये साइन है, ये सबको समझ में आ रहा है? बोलिए। So this will be 2u square sin alpha cos alpha upon g cos theta minus 4u square sin square alpha into sin theta by cos theta tan theta, और एक cos theta और बचेगा तो g cos theta। ठीक, थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना चाहो, वैसे जरूरत है नहीं, अगर करना चाहो सो यू कैन टेक 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉमन अपॉन डिनोमिनेटर में g cos थीटा कॉमन, अंदर यू विल गेट cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू टेन थीटा इंटू 2। जरूरत नहीं है वैसे। अच्छा हाफ भी था क्या? हाँ सॉरी सॉरी, हाफ भी था तो ये 2 इधर हो जाएगा। वो तो कैलकुलेशन है यार, वो तो मतलब सीख ही गए हो गए हम। ठीक है, तो ये 2 फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये 2 नहीं आएगा इधर। बोलो ये क्लियर हुआ क्या? और ये कोई नहीं पढ़ाता है, यहाँ तक सिंप्लीफाई कोई नहीं करता है, बस इतना। अब आगे वैल्यूज डालो, आपका आंसर आएगा। इसको ये सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। अगर आपको मैथ आता है, आप कुछ आइडेंटिटी लगा पा रहे हैं तो आपके ऊपर है। मैं बस इतना ही बताऊंगा आपको, दिस विल फॉर्मूला ऑफ रेंज। बोलो क्लियर। ये शायद मल्टीपल एंगल्स में जाता है शायद, हाँ मतलब जो भी है वो मल्टीपल एंगल में शायद जाता है। साइन कुछ तो अल्फा माइनस थीटा या अल्फा प्लस थीटा, वो सब आप ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ चुके हो, वो आपके ऊपर है। इसको सुंदर सा दिखने के लिए आप उसको मतलब साइन मल्टीपल एंगल्स में डाल सकते हैं, साइन अल्फा माइनस थीटा या जो भी बन रहा है वो आपके ऊपर है। मैं बस इतना ही बताऊंगा। बोल यहाँ तक क्लियर? जल्दी। मुश्किल लगा क्या? खत्म इंक्लाइन प्लेन, बस इतना ही है। अब क्वेश्चंस ढेर सारे बनते हैं इस पे, उसमें आपको दिमाग लगाना है। मुश्किल लगा क्या इंक्लाइन प्लेन? इसमें सवाल बहुत तरह के बन सकते हैं आपके, कि मतलब जब ये ग्राउंड इसको इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगा तब इसकी वेलोसिटीज बताओ, तो उसको आपको vx भी निकालना पड़ेगा, vy भी। उसको मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा थियरी में, वो क्वेश्चंस में ही कर लेंगे। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर? मुश्किल लगा क्या इंक्लाइन प्लेन? प्रोजेक्टाइल खत्म, इतना ही। आप क्वेश्चंस करेंगे कल, सिर्फ कल सैटरडे है ना, कल सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आर मैक्स क्या है अब वो तो देखो मैथ लगा के निकालना पड़ेगा। क्या एंगल आपका आएगा, क्या कंडीशन आएगी, वो मैथ लगेगा, वो मैं नहीं बताऊंगा। और मैथ वाले लोग से मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि वो सब मुझसे पूछोगे तुम लोग। वो कुछ तो यहाँ पे साइन वाइन का मल्टीपल एंगल बनेगा, तो रेंज कब मैक्सिमम होगी वो आपको ही देखना पड़ेगा। पर ऐसे सवाल अगर आया तो मैं बताऊंगा ना, एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। कभी क्वेश्चन अगर मुझे दिखा टेस्ट वगैरह में, या कल मैं अगर करवाऊंगा उसमें कुछ आया तो मैं बता दूंगा उसमें, या अभी बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, करवा तो मैं दूंगा ही। चलो कल करवा दूंगा, कब होगा मुझसे। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? प्रोजेक्टाइल मोशन आपका समाप्त। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइंड प्लेन, खत्म आपका। अब क्वेश्चंस करेंगे कल ढेर सारे, और कल मैं लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होता है बहुत। क्वेश्चन कट करके आपकी स्क्रीन पे लगे रहेंगे, आप ट्राई करना, टाइम बचेगा हमारा, और फिर उसको डिस्कस करें। बोलो लास्ट बार बोलो सब लोग, सब कुछ क्लियर हो गया है सबको? ठीक सबको? तो अब आपको ग्रुप पे होमवर्क मिलेगा थोड़ी देर में, 10-11 बजे मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, उसको सोल्व कर लेना, उसको डिस्कस करेंगे आपका कल। और कल क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, कल बहुत एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। मंडे से स्टार्ट करेंगे हम रिलेटिव मोशन, 4-5 दिन का है आपका, नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा आपका। ठीक, चले फिर आज के लिए इतना ही। क्लास की पीडीएफ, हैप्पी गुरु पूर्णिमा है क्या आज? चलिए थैंक यू। ठीक है चलो, पीडीएफ मैं अभी ग्रुप पे डाल दूंगा। चलो।